कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने आर्टिकल 356 के बारे में बात की। वो बात कंप्लीट हो नहीं पाई थी चूँकि क्लास ख़त्म हो गई थी। तो अब हम लोगों का बचा क्या था, प्रभाव। 356 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पूरा के पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चेंज हो जाता है, राज्य के बजाय केंद्र के पास कैसे पूरा सिस्टम आता है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, प्रभावों के बारे में कि क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले 5 मिनट का एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि 356 है क्या। 356 क्या है? यदि किसी राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलता, राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता तो क्या होता है, अनुसार नहीं चलता तो गवर्नर की रिपोर्ट पर, राज्यपाल की रिपोर्ट पर 356 लगाया जाता है। 356 राष्ट्रपति महोदय लगाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि कैसे लगाएंगे, प्रोसेस क्या था कि कैसे लगाएंगे हम। तो गवर्नर की रिपोर्ट पर, राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति महोदय 356 लगाएंगे। फिर 2 महीने के भीतर, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। उसके बाद यह 6 महीने के लिए लगेगा। 6 महीने के लिए 356 लगेगा। अब बात हम लोग करते हैं कि ये 6 महीने तक कितने समय तक मैक्सिमम लग सकता है। तो संसद के दोनों सदनों से पास कराकर 6 माह, फिर 6 माह यानी 1 साल। और फिर 1 साल के बाद अगर लगाना है तो 1 साल से ज़्यादा अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो क्या करना होगा। इसके लिए 2 क्लॉज हैं, 2 कारण होने चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। क्या? पहला, देश में आपातकाल लगा हो, अर्थात 352 का प्रयोग हुआ हो। और दूसरा, यदि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहता है कि अभी संबंधित राज्य में इलेक्शन कराना संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संबंधित राज्य में चुनाव कराने में असमर्थता दिखाए। अगर ये 2 क्लॉज हैं तो फिर इसको दोनों सदनों से पारित करके 2 साल और लगाया जा सकता है। 2 साल और लगाया जाता है। इसका मतलब 1 साल प्लस 2 साल अर्थात 3 साल तक मैक्सिमम लग सकता है। 3 साल तक मैक्सिमम। और वहाँ हम लोग जब 352 पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या था, वहाँ अनिश्चित काल तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, 6 महीने करके। लेकिन यहाँ मैक्सिमम 3 साल का समय दिया हुआ है। अब यहाँ जो दूसरा पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन संबंधित राज्य में चुनाव कराने में असमर्थ है। इलेक्शन कमीशन इसलिए कहता है ऐसा कि मान लीजिए कि हम लगा रहे हैं जो 356, वो किस आधार पर लगा रहे हैं कि संविधान के अनुसार शासन प्रशासन नहीं चल रहा है, यानी वहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, यानी वहाँ दंगा फसाद ऐसी समस्याएं हैं। अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है तो कैसे इलेक्शन संभव है? क्या आम वोटर आकर वोट कर पाएंगे? इसी बात को वो बोलता है, प्रमाणित करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि नहीं भाई अभी संभव नहीं है, पहले और दुरुस्त कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की कि कैसे लगता है। अब बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया के संबंध में। तो हटाने की प्रक्रिया सेम वैसे ही है जैसे 352 के संदर्भ में थे। उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। 3 ही तरीके से होता है।
एक तो या तो मंत्री परिषद कह दे, मंत्री परिषद कह दे राष्ट्रपति से, मंत्री परिषद कह दे कि भाई अब इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, लोकसभा में पारित कर दिया जाए, लोकसभा में पारित कर दिया जाए कि 356 की अब आवश्यकता नहीं है, जैसे 352 में था। दूसरा क्या है, लोकसभा में सिर्फ पारित कर दिया जाए, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए। और तीसरा क्या था कि अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, लोकसभा सत्र में नहीं है तो लोकसभा के 10% सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति को कहेंगे, राष्ट्रपति को संस्तुति देंगे कि 356 हटाया जाए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, 14 दिनों के अंदर लोकसभा की बैठक बुलाएंगे, के भीतर विशेष बैठक बुलाएंगे लोकसभा के भीतर, और यहाँ पर साधारण बहुमत से पास करके भी हटाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके से आप 356 को हम हटा सकते हैं। अब यहाँ इसको थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़िएगा कि जैसे 352 को कैसे लगाया जाता है। जैसे आपने 2 खाका खींच लीजिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी में कंफ्यूज भी वो करते हैं कि एक तरफ 352 बना दीजिएगा और एक तरफ 356। इसको कैसे लगाते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, ये कितने दिन के लिए इम्पोज किया जाता है, ये कितने दिन के लिए, क्या ये अनिश्चित काल के लिए होता है तो ये मैक्सिमम 3 साल के। इस तरीके से 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। इसको लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के भीतर पारित कराया जाता है, तो इसको 2 माह के भीतर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो कुछ पोर्शन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आना है उसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे। अब हम लोग जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आज का लेक्चर जहाँ से शुरू होता है, वो है इसके प्रभाव को लेके कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या ऐसा परिवर्तन होगा कि केंद्र सरकार चाहती है कि यार 356 का यूज़ किया जाए। यूज़ क्या, दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है इसका, वो कैसे होगा इसी पावर से समझेंगे। प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या ऐसा चेंज आएगा जिससे कहीं ना कहीं लोकसभा मतलब केंद्र सरकार चाहती है कि 356 का प्रयोग किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि प्रभाव किन किन चीज़ों पे पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था कि 352 में 352 को लगाने के बाद क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से हम लोग 356 के संदर्भ में भी देखेंगे। तो प्रभावों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहला प्रभाव आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो कार्यपालिका प्रभाव देख लेते हैं। पहला हम लोग एक एक करके करेंगे कि किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला हम लोग करते हैं कार्यपालिका पर प्रभाव, कार्यपालिका पर प्रभाव। अब कार्यपालिका क्या है, कल के भी लेक्चर में बात कर रहे थे कि कार्यपालिका क्या होती है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, ये कानून को लागू करने वाली संस्था है जिसे हम मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं, और इसी के अंतर्गत कौन आता है, नौकरशाह आते हैं। तो जैसे केंद्र स्तर पे मंत्री परिषद होती है, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से राज्य स्तर पर भी होता है। तो कार्यपालिका पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा राज्य स्तर पर। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो चली जाएगी राष्ट्रपति के पास। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास चली जाएगी, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। तो स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति स्वयं तो शासन करेंगे नहीं, तो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो प्रतिनिधि कौन है उनका, गवर्नर महोदय। इनके बिहाफ पे, राष्ट्रपति के बिहाफ पे गवर्नर करेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ होगा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको यहाँ देख लेते हैं। राज्य की
कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो मंत्री परिषद ही नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगा। राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अगर शासन कर रहा है, किसी भी दल की सरकार है, सबसे महत्वपूर्ण बॉडी क्या होती है? मंत्री परिषद। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि सारी चीज़ लागू ही यहीं कराती है। यही मंत्री परिषद है जो कानून को लागू कराएगा, नीतियों को लागू कराएगा, नियमों को लागू कराएगा। अगर ये मंत्री परिषद ही नहीं रहेगी तो राज्य का अस्तित्व क्या रह जाएगा? तो इस 356 को लगाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म की जाती है वो होती है मंत्री परिषद को ही ख़त्म कर दिया जाता है। अब मंत्री परिषद का सारा काम कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे। मंत्री परिषद का सारा कार्य कौन करेगा? अब राज्यपाल, गवर्नर महोदय करेंगे राष्ट्रपति के बिहाफ पर। ठीक है, अब आप सोचिए बात को कि गवर्नर कितने मजबूत हो गए। अब उनको सलाह देने के लिए कोई मंत्री परिषद ही नहीं है, अब उनको सलाह देने के लिए कोई मंत्री परिषद नहीं है। तब यहाँ गवर्नर क्या करते हैं? स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अब उनके ऊपर किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। और स्वतंत्र निर्णय क्या? जो केंद्र सरकार बोलती है, केंद्र सरकार का मतलब राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं, वही गवर्नर मानते हैं। और आपको भी पता है कि राष्ट्रपति स्वयं से तो सारा निर्णय लेते नहीं हैं। राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए कौन होता है? मंत्री परिषद केंद्र की। जो केंद्र की मंत्री परिषद कहेगी वही राष्ट्रपति जी बोलेंगे, वही राष्ट्रपति जी जो बोलेंगे वही गवर्नर करेगा। यानी अब राज्य सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे 352, तो क्या वहाँ राज्य सरकार का अस्तित्व समाप्त हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो केंद्रीय कार्यपालिका है बस वो गाइडलाइन जारी करती है, और जो भी निर्णय दे रही थी उसको राज्य की कार्यपालिका को मानना पड़ता है। यानी राज्य की कार्यपालिका केंद्र के अधीन हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। जब भी आपातकाल हटता वो फिर से अपना काम करना शुरू कर देती। बस यहाँ पर उनको केंद्र के दिशा निर्देश मानने थे, उसको वो मना ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब तो जो कहेगी केंद्र की मंत्री परिषद, यानी राष्ट्रपति से कहेगी, राष्ट्रपति जी कहेंगे गवर्नर से, वही काम होगा। यानी स्वतंत्र निर्णय अब गवर्नर ले सकता है। तो पावरफुल कौन हो गया? गवर्नर का पद इस जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी को लेके विवाद भी होता है। ठीक, तो यहाँ आप कार्यपालिका पर प्रभाव समझ पाए। कहिए तो फिर एक बार बोल देता हूँ, कार्यपालिका एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन होती है? मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सारा के सारा प्रशासन किसके अंतर्गत आ जाता है? राष्ट्रपति महोदय जी के पास। और राष्ट्रपति जी स्वयं तो शासन करते नहीं, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में जो गवर्नर की नियुक्ति की थी, अब वो सारी की सारी पावर का यूज़ जो कौन करते हैं? गवर्नर महोदय। इसमें क्या होता है, जो चूँकि सारा के सारा निर्णय राष्ट्रपति स्वयं स्वविवेक से तो लेते नहीं, मंत्री परिषद के सलाह पर ही लेते हैं। तो मंत्री परिषद की जो चाहती है केंद्र की, वो काम करा लेती है। ये हो गया आपकी कार्यपालिका शक्ति पर प्रभाव की क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी पावर की। विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विधानमंडल पे, विधानमंडल पर प्रभाव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अर्थात विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब ये कार्यपालिका को नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? विधानमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि विधानमंडल यानी विधायिका का सारा काम, विधानसभा का सारा काम, विधायिका का सारा काम संसद करने लगती है, संसद करने लगती है। अर्थात विधायिका की सारी पावर संसद के पास आ जाती है। अब सारा के सारा बिल संसद बनाएगी उस संबंधित राज्य से। ठीक है, उस सारे वहाँ पर उस राज्य की विधानसभा का रोल नगण्य हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब इनका रोल बहुत ज़्यादा
नहीं रहेगा विधानसभा का। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग को याद रखनी है कि जैसे कार्यपालिका को डिसॉल्व कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, विधायिका तुरंत बर्खास्त नहीं होती, तुरंत ख़त्म नहीं होता, तुरंत ख़त्म नहीं होती। ये टर्म जरूर याद रखिएगा, ख़त्म नहीं होती। जैसे 356 लगा दिया गया तो विधायिका ऐसा नहीं है कि तुरंत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि क्या है कि जैसे राष्ट्रपति महोदय ने बोला 356 इम्पोज किया, तो 2 माह का जो समय दिया जाता है, 2 माह का जो समय दिया जाता है, उस 2 माह के समय में अगर लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से अगर पास हो जाती है तो जिस दिन पास हो गई उस दिन विधायिका समाप्त हो जाएगी, उस दिन विधायिका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अर्थात क्या है कि विधायिका तब तक बनी रहती है जब तक कि लोग संसद से पास ना हो जाए। तुरंत ख़त्म नहीं होने का मतलब ये होता है कि विधायिका तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद के दोनों सदनों से पास ना हो जाए। बस विधायिका के पास पावर नहीं रहेगी, वो पावर किसके पास चली जाएगी? संसद के पास चली जाएगी। जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन आज प्रेसिडेंट महोदय का लगा दिए, तो ऐसा नहीं है कि हमारा विधानसभा का विघटन हो जाएगा, सरकार बर्खास्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तब तक सरकार बर्खास्त नहीं होगी जब तक 2 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास न कर दिया जाए। जब तक लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास नहीं कर दिया जाएगा तब तक यह जिंदा रहेगी, लेकिन काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि काम सारा कौन करेगा? पार्लियामेंट, संसद। और ये सब करने के पीछे लॉजिक यही है कि आप काम करने में सक्षम नहीं है, तो अगर सक्षम नहीं है तो आप अपना कार्य केंद्र को दे दीजिए, केंद्र आपके सारे कार्य कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि एक तो विधायिका तुरंत ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब तक कि संसद से साधारण बहुमत से पास ना हो जाए, जब तक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ विधायिका का कार्य सारा कौन करेगा? संसद करेगा। तो संसद और क्या क्या करेगा? संसद क्या काम करेगा इसमें? राज्य सूची के जितने विषय हैं उस पर कानून संसद बनाएगा। राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी। अब राज्य सूची क्या है? राज्य सूची वही सूची है जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। अब केंद्र सरकार के पास पावर आ जाएगी कि उस राज्य से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। ठीक है, तो विधायिका में ये परिवर्तन आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये बात जरूर याद रखिएगा, कई किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि विधायिका खत्म हो जाती है, जैसे कार्यपालिका खत्म हुई तो विधायिका भी खत्म हो जाती है, उनका विघटन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या है, जब तक दोनों सदनों से पास नहीं हो जाएगा, जब तक दोनों सदनों से पास नहीं हो जाएगा। और पास होने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 2 माह का समय दिया जाता है, 2 माह का। कभी एग्ज़ाम में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो ये भी पूछ सकता है कि 356 लगने के बाद भी विधायिका कितना दिन तक सस्टेन करती है, जिंदा रहती है, तो वो 2 माह तक। ये भी याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, विधायिका होगी क्या? ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, निष्क्रिय हो जाएगी। आपको एमसीक्यू में थोड़ा सा फंसाने के लिए इसी टाइप के टर्म यूज़ करेगा वो। तो विधायिका क्या होगी? निष्क्रिय हो जाएगी। अब ये हम लोग विधायिका के संदर्भ में देखें तो क्या हुआ कि सारी की सारी पावर संसद के पास ट्रांसफ़र हुई। राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? संसद को हो गया। वहीं विधायिका तुरंत ख़त्म नहीं होती, तुरंत विधानसभा का विघटन नहीं होता, अपितु क्या है, जब तक कि लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास नहीं हो जाती तब तक
विधायिका जिंदा रहती है, वो बस निष्क्रिय रहती है इस दौरान, निष्क्रिय। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इतनी बातें तो हम लोग कर लिए। अब वित्तीय अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग कार्यपालिका समझे, विधायिका समझे, अब वित्तीय पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा खेल तो वित्त का ही है। वित्तीय प्रभाव, अब वित्त पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहली बात क्या है कि सारी की सारी वित्तीय शक्ति किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास आ जाएगी। वित्तीय शक्ति केंद्र के पास आ जाएगी। पैसे वाला सारा खर्च करना, टैक्स से पैसा आना, सारा के सारा किसके पास चला जाएगा? केंद्र सरकार के पास। तो वित्तीय शक्ति संसद के पास आ जाएगी। अब संसद के पास आएगी तो और क्या क्या करेगी संसद? धन विधेयक पढ़े थे हम लोग ना, धन विधेयक, वित्त विधेयक, क्या क्या आर्टिकल था इसका उसको देख लीजिएगा, आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक तथा बजट, ये सारे जो विधेयक हैं अब कहाँ पेश होंगे? संसद में होंगे। अब संसद इस पर निर्णय करेगा। अब संसद में, जैसे संसद में क्या है, केंद्र का भी बजट चलेगा तो राज्यों का भी बजट चलने लगेगा, जिस भी राज्य में 356 का प्रयोग हुआ होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बजट भी संसद में जाएगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही लग गया तो उत्तर प्रदेश का बजट कहाँ पारित किया जाएगा? संसद में, ना कि राज्य के विधानमंडल में। तो सारे वित्तीय अधिकार भी संसद के पास चले जाएंगे। राज्य की सिंचित निधि से, एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, राज्य की सिंचित निधि से कौन धन खर्च करेगा? केंद्र सरकार। खर्च कौन करेगा? संसद यानी केंद्र। यानी अब राज्य सरकार का अपने सिंचित निधि पर भी अधिकार नहीं रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार सिंचित निधि है जहाँ सारा पैसा रखा जाता है, खर्च किया जाता है। तो ये सिंचित निधि है, इस सिंचित निधि का अगर मान लीजिए लोकसभा है ही नहीं सत्र में, तब क्या करेंगे भाई? सिंचित निधि से तो पैसा तब संसद दे सकती है जब वो सत्र में हो, सत्र में नहीं है और राज्य में ज़रूरत पड़ गई, तब क्या करेंगे? तब व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति महोदय की। तब राष्ट्रपति महोदय सिंचित निधि से धन खर्च कर सकते हैं। सोचिए कि इन तीनों ही, अभी तक जो हम लोगों ने तीन पढ़ा, उन तीनों में ही आप प्रभाव को देखा जाए, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ा, विधायिका पर क्या पड़ा या वित्तीय प्रभाव पर पड़ा, तो देखेंगे सारे तरफ से सारी पावर ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है? केंद्र के पास हो रही है। 352 में ऐसा प्रावधान नहीं हुआ करता था। वहाँ ऐसा नहीं था कि राज्य का बजट भी संसद ही कर रही है। हाँ, वो दिशा निर्देश जारी करती थी, पावर ज़्यादा बढ़ गई थी, बट ये नहीं है कि वहाँ के पूरे अधिकार ही छीन लिए गए, वहाँ की तत्कालीन सरकार के पूरे अधिकार छीन लिए गए। तो ये सब अगर हम लोग देखें तो इससे क्या समझ में आता है कि केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एक तरीके से केंद्र की तानाशाही भी चालू हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीन प्रभावों की अभी चर्चा की। अब जो दूसरी बात आती है, अब एक आपके दिमाग में बात बनेगी कि यार जब तक मान लीजिए कि जब तक ये है, मान लीजिए 356 जब तक लगा हुआ है तो संसद राज्य से संबंधित कोई कानून मान लीजिए बना देता है। मान लीजिए कोविड का दौर है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया है और कोई कानून संसद बना देती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आजीवन 356 का प्रयोग ही रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो दूसरी जब सरकार आएगी तो वो कानून कब तक लागू रहेगा, इसकी बात करते हैं। तो एक फिर से समझिए कि मान लीजिए 356 के दौरान, जब 356 के दौरान राज्य में संसद कानून बनाई थी, संसद द्वारा बनाया गया कानून
तब तक प्रवर्तनीय होता है, जब तक राज्य की नई सरकार आकर उसको ख़त्म ना कर दें। उसको ख़त्म ना कर दें। तो हम लोग बात करते हैं ये क्या मुद्दा है। अब मान लीजिए कि संसद ने क्या है, जब 356 लगा था, मान लीजिए किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही लगा हो मान लीजिए, तो कोई कानून बनाया होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल तो था नहीं। अब वो कानून कब तक चलेगा? ये कानून तब तक चलेगा जब तक कि राज्य उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठित ना हो जाए और वह सरकार आकर उस पर निर्णय ना ले ले, या तो उसको ख़त्म करे या उसको कंटिन्यू करे। ठीक है, या तो उसको ख़त्म कर दे या तो उसको फिर से कंटिन्यू कर दे। तो ये तब तक प्रवर्तनीय बना रहेगा, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की, कि हम लोगों ने 352 में पढ़ा हुआ था कि जब 352 की चर्चा हम लोग कर रहे थे तो क्या था कि 352 के इम्पोज होने पर, 352 के लगने पर मूल अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता था। मूल अधिकारों पर कैसे कि अगर 358 के तहत लगाया गया था तो मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते थे। सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते थे, सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते थे, सस्पेंड हो जाते थे। बट जब 359 का प्रयोग किया जाता है तो क्या है, 359 में क्या था? युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इस आधार पर अगर 352 का प्रयोग किया गया तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति महोदय बताएंगे कि कौन से मूल अधिकार रहेंगे और कौन से निलंबित हो जाएंगे। तब राष्ट्रपति निर्णय करते हैं, नोटिफाई करते हैं, उसको प्रेस रिलीज़ करते हैं, निर्णय करते हैं कि कौन से अधिकार रहेंगे और कौन नहीं। ये तो थी 352 का, कि 352 का मूल अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता था। कि 358 के तहत कहें, जहाँ पर युद्ध और बाह्य आक्रमण के नाम पर अगर इम्पोज किया गया है 352, तो 20-21 को छोड़ के, आर्टिकल 20-21 को छोड़ के, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ के, और आपकी स्वयं साक्ष्य न बनने की जो मूल अधिकार है उसको छोड़ के सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते थे। वाक, व्यक्ति, समानता, सारे अधिकार निलंबित हो जाते थे। वहीं 359 के तहत अगर लगाया गया है तो यहाँ प्रेसिडेंट निर्णय करते थे, राष्ट्रपति महोदय निर्णय करते हैं कि कौन से मूल अधिकार रहेंगे और कौन से मूल अधिकार नहीं रहेंगे। अब क्या इसी तरीके की व्यवस्था यहाँ है? बिल्कुल नहीं है। 356 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 356 का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, इसकी बात करते हैं। देखिए, 356 जब भी लगेगा तो उस राज्य के मूल अधिकारों पर किसी तरीके का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। जबकि 352 में क्या था कि मूल अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। अगर 358 के तहत लगाया गया है तो 20-21 को छोड़ के सारे निलंबित हो जाते थे। वहीं अगर 359 के तहत लगाया गया है तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करते थे कि कौन से मूल अधिकार रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसमें से हमने मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 356 में, वहीं 352 में पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा। इसका कारण ये है कि जो 352 है हमारा आपातकाल है, ये ऐसी परिस्थिति में लगाया जा रहा है जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब कल भी मैंने बताया था कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी
तो पता चला कि अगर मूल अधिकारों को आप प्रोटेक्ट करने लगेंगे तो दुश्मन से लड़ेंगे कैसे। पता चला कि दुश्मन आप ही के यहाँ प्रोटेस्ट कराना शुरू कर दिया है। अब प्रोटेस्ट को रोकेंगे तो वो कोर्ट में चले जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी छीनी जा रही है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी छीनी जा रही है। इस तरीके की बातें होने लगेंगी तो समस्या सरकार को आ जाएगी कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा देखे कि मूल अधिकारों को देखे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मूल अधिकारों पर को सीमित करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहीं पर अगर हम 356 देखें तो यहाँ तो ऐसी कोई परिस्थिति का उल्लेख ही नहीं है संविधान में कि युद्ध होगा और ये सब सिचुएशन होगी तब 356 लगाया जाएगा। यहाँ पर तो यह बोला गया है कि अगर राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम रहती है या फिर राज्य सरकारें जो हैं वो अपने वो संविधान के अनुरूप राज्य का प्रशासन नहीं चला पा रही, तब जाकर राज्यपाल की रिपोर्ट पे लगाया जा रहा है। तो उसमें नागरिकों का क्या है? अगर 356 लगाया जा रहा है तो यह एक ट्रांजिशन, एक संक्रमणकालीन स्थिति है ना, संक्रमणकालीन स्थिति है। ये कुछ समय के लिए ही लगेगा, कुछ समय के लिए, उसके बाद तो नई सरकार इनको नियुक्त करनी पड़ेगी। यानी इलेक्शन कमीशन वहाँ की स्थिति का मुआयना करेगा और वहाँ पर क्या नाम है इलेक्शन कराएगा, कहेगा ये सरकार भाई अच्छी नहीं थी इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाए। और राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जब तक नया इलेक्शन होकर नई सरकार नहीं चुन के आ जाती तब तक यह सारा कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे और राष्ट्रपति के बिहाफ पर गवर्नर महोदय करेंगे। लेकिन ये है तो संक्रमणकालीन स्थिति, एक ट्रांजिशन फेज जो कि मुश्किल से 2-3 सालों मतलब 3 सालों का मैक्सिमम जो समय दिया गया है। अगर परिस्थिति दूसरी है तो 3 सालों तक ही लगाया जा सकता है। तो वहाँ मूल अधिकारों की क्या, यहाँ पे तो ऐसी क्या ज़रूरत होगी कि मूल अधिकारों को सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर सकती है। यहाँ कौन सा इनको युद्ध लड़ना है, इनको तो बस शासन प्रशासन सही करना है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी है। यहाँ तो ऐसा थोड़ा ना है कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं कि मूल अधिकारों का हनन भी हो सकता है। यहाँ तो जनता को अच्छा शासन देना है, सुशासन देना है, सामाजिक न्याय देना है, जिसकी अवधारणा हमारे संविधान सभा के लोगों ने सोची थी। जो हमारे संविधान का आदर्श है, सामाजिक न्याय देना, ठीक है, समानता देना, स्वतंत्रता देना। तो इस तरीके की अगर हम देखा जाए तो मूल अधिकारों पर ना प्रभाव पड़ने का कारण 356 के तहत यही है। अब हम लोगों की जो मुद्दे की बात आती है कि 356 सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे सारा ये मुद्दा की क्या क्या हुआ था। अब 356 के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद मुद्दों में से एक है भारत के राजनीतिक इतिहास का। क्यों? क्योंकि देखिए सारी की सारी अब 356 क्यों विवादित रहता है? अब सोचिए कि केंद्र में सरकार है किसकी? जिसकी केंद्र में सरकार होगी, जिस दल की, उसी की मंत्रिपरिषद होगी केंद्र में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ही कहने पर राष्ट्रपति जी काम करते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ही कहने पर राष्ट्रपति महोदय काम करते हैं। और यही केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति जी गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो जनरली जिस केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही अपने व्यक्ति को नियुक्त कराता है, अपने आदमी को नियुक्त कराता है। ठीक है, केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है वही व्यक्ति को नियुक्त कराए, उसी व्यक्ति को नियुक्त कराया जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी राज्य में थोड़ी सी भी समस्या आना शुरू होती है तो चूंकि ये तो केंद्र की सरकार है, ये जो केंद्र के एजेंट के रूप में होते हैं यहाँ पर गवर्नर महोदय, तो कहीं ना कहीं वो ताक में रहते हैं राजनीतिक दल कि कब इसकी सरकार गिराई जा सके। एक अच्छा मौका, एक अच्छे मौके के रूप में देखा जाता है कि कैसे गिरेगी। तो गवर्नर महोदय इसका भी देखते हैं और जब भी स्थिति होती है वो तुरंत इनको लेटर भेज देते हैं, रिपोर्ट, और रिपोर्ट के आधार पर इम्पोज कर दिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो जो राज्य में दूसरे दल की सरकार है वो तो ख़त्म हो गई। मान लीजिए 4 महीने पहले ही नियुक्त हो के आई थी, वो तो अपना ख़त्म। अब कौन शासन कर रहा है? गवर्नर महोदय। कितने दिन के लिए? 4, 6, 8 महीने के लिए, जब तक कि इलेक्शन नया ना करा लिया जाए। और फिर जब इलेक्शन होता है तो मान लीजिए जिस दल को भी, जैसे केंद्र में जो सत्ताधारी दल होगा वो चाहेगा कि हम अपनी सरकार बना ले। जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन के कारण बर्खास्त सरकार है वो भी चाहेगा, कंपटीशन होगा। तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है। एक तो अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो राजनीतिक दल हैं अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में क्या करते हैं, एक राजनीतिक विद्वेषपूर्ण होकर एक दूसरे की सरकार गिराते हैं। 1970-80 का दशक जो था, 70-80 का जो दशक था, ये इसका सबसे मतलब कह सकते हैं कि पीक पॉइंट था।
क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने 8 से 9 स्टेट का क्या किया? सरकार ही गिरा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक वहीं दूसरे तरफ जब मोरारजी जी आते हैं तो जितने जगहों पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उनको हटा दिया। तो क्या हुआ? एक विद्वेषपूर्ण हो गया, तो बड़ा विवादास्पद रहता है। अब एक बात सोचिए कि राज्य कहेगा कि एक तरफ आप हमारे संविधानिक मुखिया यानी गवर्नर महोदय को नियुक्त किए हैं और अपने दल के आदमी के रूप में नियुक्त कर दिए। अब वो आपका जब मर्जी आता है हमारे ऊपर आप नकेल कस देते हो और कहते हो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, नहीं तो धमकी देने लगते हो। तो राजनीतिक स्वायत्तता कहाँ रही राज्यों की? राज्य की स्वायत्तता कहाँ रही? राज्य कहीं स्वायत्त हो पाया? कहीं निर्णय ले पाएगा? वो तो केंद्र से डरा रहेगा परमानेंट। अब वो शासन प्रशासन करने से ज़्यादा क्या है कि मान लीजिए कि वो अपना केवल क्या करेगा, अपना जो नंबर ऑफ सीट है उसको वो बैलेंस करेगा कि हम बहुमत बनाए रखें, बहुमत ना ख़त्म हो। मान लीजिए कि किसी जगह की बहुमत 200 है और कोई सरकार बनाया है 190 पर मिला जुला के 2-4 पार्टियों से, वो बेचारा शासन क्या करेगा? वो तो आधे टाइम तक यही सोचता रहेगा कि अरे यार मेरे 4 विधायक न इधर चले जाएं तो हमारी सरकार गिर जाएगी या मौका मिल जाएगा राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो इस तरीके से बड़ा विवादास्पद मुद्दा है और गवर्नर महोदय के टॉपिक पर भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा विवादास्पद होता है। राज्य सरकार हमेशा कहती है कि केंद्र इस 356 का प्रयोग करके हमारे ऊपर तानाशाही करते हैं, राज्य का हमेशा ही आरोप लगा है। इसी सब बातों को देखते हुए एक केस आया बोमईवाद, एसआर बोमईवाद केस। बोमई केस 1993 और सरकारिया आयोग ने भी कुछ अपनी संस्तुति दी। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के जो जजमेंट है, ये इतना महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है एसआर बोमईवाद कि उसको एक गाइडलाइन के रूप में देखा जाता है। आज के डेट में कि अगर कहीं लगाना हो 356 तो उसको एक गाइडलाइन के रूप में देखा जाता है। तो एसआर बोमई केस जो हम देख रहे हैं और सरकारिया आयोग की कुछ रिपोर्ट आई, सरकारिया आयोग की एक रिपोर्ट आई 1987 में। इसमें क्या किया गया कि 356 को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। तो पहले हम लोग कुछ बात और कर लेते हैं कि जैसे जब राज्यों का बहुत विरोध होना शुरू हो गया और आपको पता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने, चूँकि ये विक्टिम थे, इनकी कई जगह पर इनकी सरकारों को उससे पहले की जो सरकार थी राष्ट्रपति शासन के आधार पर गिरा दी थी। लगभग एक साथ 8 से 9 स्टेट की सरकार ही गिरा दी। तो इन्होंने कहा कि इसको कैसे किया जाए। तो जब स्टार्टिंग में जब 356 लिखा गया था, जब संविधान लिखा गया था, तो 356 न्यायिक पुनराविलोकन के दायरे में नहीं आता था। 356 प्रारंभिक दौर में न्यायिक पुनराविलोकन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था। अर्थात क्या था कि इस निर्णय को जो केंद्र सरकार ने लिया है राष्ट्रपति शासन लगाने का, इसमें न्यायपालिका बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो 44वां जब संविधान संशोधन करते हैं जनता पार्टी द्वारा, तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको न्यायिक पुनराविलोकन में शामिल कर देते हैं। तो 1977 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले आया गया। अब न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी। इससे फ़ायदा भी रहता है कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको ले आया गया। अब होता क्या है कि आपको याद होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होता है। बाबरी जो विवादास्पद ढांचा था उसको गिराया जाता है। जब विवादास्पद ढांचा गिराया जाता है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार को बर्खास्त किया जाता है 356 के तहत। तब ये चूँकि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में था, और पिटीशन फाइल कर दी गई। ऐसा, तो इसी को हम कहते हैं एसआर बोमईवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोमईवाद 1993 कि क्या जो निर्णय लिया गया, जो निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, क्या वो सही था या गलत। उसी के संदर्भ में न्यायपालिका ने क्या किया
कि कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया 356 के संदर्भ में। इसमें क्या हुआ, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इन्हीं आधारों पर 356 का प्रयोग करना चाहिए। तो वो सिद्धांत क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी को हम लोग समझ लेते हैं। हो सकता है पीटी में भी आ जाए और मेंस में आप एसआर बोमईवाद, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की संस्तुति या रिपोर्ट को आप जोड़ के लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि भाई किस कारणवश आप हटाए, वो कारणों का उल्लेख होना आवश्यक है। 356 को लगाने से पूर्व कारणों को स्पष्ट करें। क्या कारण थे कि आप भाई लगा दिए, कारणों को स्पष्ट करें। वहीं दूसरी तरफ क्या संस्तुति आती है कि पहले आप कारण स्पष्ट करें, क्योंकि क्या होता था, बिना कारणवश भी लगा दिया जाता था। केंद्र सरकार क्या है, 356 का प्रयोग कर देती थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि न्यायपालिका जवाब तलब कर सकती है। अगर कारण अगर पूछा गया कि आप किस आधार पर हटाए, अर्थात न्यायपालिका केंद्र सरकार से जवाब तलब कर सकती है। ये दो बातें आई कि भाई पहले तो कारण स्पष्ट कीजिए और कारणों का उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे जवाब तलब किया जाएगा कि क्या 356 सुसंगत है, क्या आपने सही तरीके से लगाया है, सुसंगत है। इस विषय पर बात होती है कि क्या आपने सही तरीके से लगाया है, बिना कारणवश ही लगा दिए, केवल अपनी राजनीतिक विद्वेषपूर्ण जो सोच है उसके कारण लगा दिए। तो इसी संदर्भ में पहले कारणों को स्पष्ट करने की बात कही गई बोमईवाद में। अब दूसरी जो बात कही गई कि पहले क्या होता था कि प्रारंभिक दौर में क्या होता था कि तुरंत के तुरंत 356 लगाए और विधानसभा को वहाँ भंग कर दिया गया, यानी वहाँ की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया, विधानसभा का विघटन कर दिया गया। लेकिन एसआर बोमईवाद ही था जिसमें यह बोला गया कि जब तक संसद के दोनों सदनों से पास न हो जाए, कैसे पास होगा, साधारण बहुमत से पास न हो जाए, तब तक विधानसभा रहेगी बट निष्क्रिय रहेगी। और एक बात, अगर कारण में यह स्पष्ट हो जाता है ये क्यों किया गया, 2 महीने तक उनको निष्क्रिय रख के भी विधानसभा विघटित नहीं की गई, ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण है कि मान लीजिए इसी 2 महीने में जुडिशियल रिव्यू कर दिया कोर्ट ने, और जुडिशियल रिव्यू में उसने पाया कि भाई देखो गलत तरीके से आपने राजनीतिक विद्वेषपूर्ण तरीके से ही आपने क्या किया, सरकार को भंग किया, वहाँ की राज्य सरकार को। तो क्या करेंगे, इसी जो पुरानी सरकार है उसको बहाल कर दिया जाएगा, पुरानी सरकार को बहाल कर दिया जाएगा। इसीलिए 2 महीने का एक कह सकते हैं स्टैंड बाई पोजीशन में गवर्नमेंट को रखा जाता है। पुरानी सरकार को न्यायपालिका बहाल कर सकती है। इससे क्या है कि उसके साथ राज्य सरकारों के साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। तो पुरानी सरकार को बहाल कर सकती है। और दूसरी तरफ क्या है, असंवैधानिक घोषित कर देगी कि जो 356 आपने लगाया है वो संविधान संगत नहीं है, यानी न्यायपालिका और क्या करेगी, असंवैधानिक करने का अधिकार है, घोषित करने का, असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। और क्या हो सकता है, और क्या दिया गया कि अगर मान लीजिए कि नई विधानसभा गठित कर दी गई, मान लीजिए कारण का उल्लेख नहीं कर पाया केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों ने क्या किया, फिर राज्य सरकार को पुनर्बहाल कर दिया गया। और अगर कोई हमको बहुमत से लेके समस्या आती है तो हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे, बहुमत परीक्षण कराएंगे, वो भी विधानसभा में, उसमें बहसबाजी नहीं होगी। तो इस तरीके से इन्होंने 5 सिद्धांत दिए। कौन कौन से दिए? पहली बात कि अगर आप 356 लगा रहे हैं तो पहले तो कारण को स्पष्ट कर दीजिए। कारण स्पष्ट अगर नहीं होगा तो न्यायपालिका केंद्र सरकार से जवाब तलब कर सकती है। जवाब तलब करने के बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि जो संसद है, संसद के अगर दोनों सदनों से पास नहीं हुआ 356, तब तक वो जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो स्टैंड बाई पोजीशन में होगी, निष्क्रिय रहेगी, परंतु भंग नहीं की जाएगी, यानी उसका विघटन नहीं किया जाएगा विधानसभा का। ये टर्म याद रखिएगा। चौथी चीज़ इन्होंने क्या बोली कि अगर आवश्यकता पड़ती है और न्यायपालिका यह पाती है कि
कि जो इन्होंने 356 का प्रयोग किया है वो असंवैधानिक है, कारणों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसी पुरानी सरकार को फिर से बहाल कर देगी। शर्त ये है कि वो विघटित ना हो, मतलब 2 महीने के अंदर ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 महीना से ज़्यादा हो गया और पास कर दी तब तो बर्खास्त, तब तो इलेक्शन कराना एक होगा। बस हाँ ये है असंवैधानिक न्यायपालिका घोषित कर देगी, केंद्र से जवाब तलब करेगी। अब असंवैधानिक और ये सारी बातें आपको एसआर बोमईवाद में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ गई, तो जुडिशियल रिव्यू के अगर दायरे में आ गई तो न्यायपालिका क्या है कि हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, और केंद्र सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय कर देगी कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपने ये गलत काम क्यों किया। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी भय रहता है और केंद्र सरकार पूर्णतः तानाशाही पे उतारू नहीं हो सकती। ये तो हो रही एसआर बोमईवाद में जो गाइडलाइन दी गई। अब हम लोग बात करते हैं कि सरकारिया आयोग की। सरकारिया आयोग 1987 में जब अपनी रिपोर्ट दिया तो 356 को लेकर विवाद चल रहा था, और उसी विवाद के चलते सरकारिया आयोग ने भी कुछ बातें बतलाई कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो आइए सरकारिया आयोग के संबंध में देख लेते हैं। सरकारिया आयोग ये क्या बोली है 356 के संदर्भ में? इसने बोला है सबसे पहली बात कि 356 का प्रयोग तभी करे केंद्र सरकार, 356 का प्रयोग केंद्र तभी करे जब सारे विकल्प बंद हो गए हों। सारे विकल्प खत्म हो गए हों। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए किसी राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ है, संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ज़रूरी है आप 356 इम्पोज कर दें। सबसे पहले उसको समझाइए। जैसे किसी होता है ना कि बच्चे को दंडित नहीं किया जाता, बच्चे को पहले समझाया बुझाया जाता है, फिर थोड़ा टाइट हुआ जाता है, और जब वो तब भी नहीं मानता तो दंड दिया जाता है। उसी तरीके से पहले क्या है, राज्यों को समझाइए, नोटिस जारी कराइए, राज्यपाल के माध्यम से उनको सूचना दीजिए कि भाई आपका ये काम नहीं, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम कर देंगे, हम 356 लगा देंगे। अब इन सब सारी चीज़ों को जब देख लीजिए, अब राज्य मान ही नहीं रहा है, जंगल राज ही चल रहा है, तब आप इसका प्रयोग करिए तो ये उचित भी रहेगा। तो सरकारी आयोग की पहली बात तो ये है अंतिम विकल्प के रूप में। अच्छा, एग्ज़ाम में आप लोग याद रखिएगा कि बोमईवाद सरकारी आयोग ने जो बोला है ये आपको स्टेटमेंट में भी देखने को मिल सकता है और पूछा भी है, यूपीपीएससी में पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है, तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने और क्या बोला कि मान लीजिए कि किसी राज्य में मान लीजिए देश में आपातकाल लगा है, देश में आपातकाल लगा है, आपातकाल लगा है, अर्थात 352 का प्रयोग हुआ है, और वह राज्य केंद्र की बात ही नहीं मान रहा है, राज्य केंद्र की बात नहीं मान रहा है, तब क्या है, तब केंद्र इसका प्रयोग कर सकती है। केंद्र 356 का प्रयोग कर सकती है कि सुनो सीधे सी बात है, पहले कहेगा यार देखो आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है, समझो बात को, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, वो कहेगा नहीं हम नहीं सुन रहे, कोई नेशनल सिक्योरिटी वगैरह नहीं, तब आप लगाइए 356 कि हाँ भाई जब तुम सुन ही नहीं रहे हो, एकदम उदंड हो चुके हो, तो अब सुनो, तब इसमें लगाइए तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 355 के तहत क्या है, युद्ध वाय आक्रमण ऐसी परिस्थितियों से निपटने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का है। आर्टिकल 355 में युद्ध वाय आक्रमण ऐसी परिस्थितियां, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसका जिम्मेदारी है? वो है केंद्र की। अब वो अगर राज्य उसमें बाधा उत्पन्न करता है तब यह इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? सरकारी आयोग। और क्या है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली गई कि जैसे एक बोला गया कि संविधान में तो बोल दिया गया कि गवर्नर को ऐसा प्रतीत हो कि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान अनुसार नहीं चल रहा है तो 356 का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। ये भी बहुत स्पष्ट है कि संविधान संगत है कि नहीं है, राज्यपाल ही डिसाइड करेगा। तो इसी संदर्भ में सरकारी आयोग का कहना है कि संविधान में आधारों को स्पष्ट करें। संविधान में 356 लगाने के आधारों को स्पष्ट करें कि किन किन आधार पर आप लगाएंगे।
स्पष्ट करें। सबसे अच्छी बात है, अभी क्या है, अस्पष्टता है। गवर्नर चाहें तो गवर्नर अपनी रिपोर्ट के अनुसार लगवा देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, अगर वास्तविकता हम लोग देखें तो अगर हम संविधान में ही स्पष्ट कर दें, संविधान में अगर लिख दें कि अगर ये बात नहीं मान रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, तब आप इसका इम्पोज करिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इसको कैसे कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर दें और वो सारी बातें संविधान में ऐड कर दें। इसको आप लिख भी सकते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करिएगा तो कंक्लूज़न में आप इसको लिख सकते हैं, जब 356 के विषय में बात कर रहे हो, कि जैसे कि सरकारी आयोग ने बोला है कि 356 के संबंध में संविधान में उन आधारों का उल्लेख किया जाए जिसके आधार पर 356 लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक तो आपका आंसर इन्हेंस होता है, बढ़ता है, नंबर आपको उनके इंक्रीज़ होंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो देखते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टों के आधार पर भी क्वेश्चन MCQ में बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सरकारी आयोग और बोमईवाद को समझा। अब हम लोगों का जो टॉपिक बचा है वो बचा है क्या है, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल के बाद हम लोग जो बात करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन से क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें नई जोड़ी गई हैं, उसको समझ लेंगे। तो हमारा जो भाग 18 है, जिसके अंतर आपात उपबंधों की बात की गई है, वो हम लोगों का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोगों को एग्ज़ाम को लेकर कोई टेंशन नहीं रहेगी, इससे बाहर क्वेश्चन बनना भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग कल बात करेंगे वित्तीय आपातकाल को लेकर।